हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 19 ऑफ दिसंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और गाइस 7 से 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे और मेरे साथ बिल्कुल एंड तक बने रहे ताकि क्वेश्चन ऑफ डे का आंसर भी देख पाएं और बाकी चीज़ों को भी आप आराम से समझ पाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक दो चीज़ों को डिस्कस करूंगा जो कि अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में है। आप हमारी अफेयर्स क्लाउड जो करंट पीडीएफ्स हैं उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके दो मेथड्स हैं, या तो आप हमारी साइट पे विजिट कर लें affairscloud.com/current affair, या फिर इससे भी अच्छा एक मेथड है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और सीधा ही सब्सक्रिप्शन एरिया में पहुंच जाएंगे। आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगा क्या क्या? आपको मिलेगा डेली वाइज पीडीएफ। डेली वाइज पीडीएफ के दो सेक्शन है। एक पीडीएफ में आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स मिलेंगे, एक पीडीएफ में आपको डेली करंट अफेयर जो कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। दूसरा सेक्शन है दोस्तों वीकली पीडीएफ का। वीकली पीडीएफ मतलब नाम से पता लग रहा है कि जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होंगे वो वीक वाइज अरेंज होंगे ताकि आप वीक वाइज रिवाइज कर पाओ। नेक्स्ट होगा वीकली टेस्ट। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने आप को जान सकते हो कि मैं कितने करंट अफेयर याद रख सकता हूं और कितने टाइम के बाद मुझे रिवीजन की जरूरत है, वो भी आप वीक वाइज जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा दोस्तों मंथली पीडीएफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि मंथली पीडीएफ में हम आपको 5 पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली पीडीएफ जो होगी वो रिलेटेड है थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स, मतलब जितने भी महीने के थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स होंगे वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ। इसका मतलब है कि जितने भी थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स हैं वो आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट है पॉकेट पीडीएफ। नाम से पता लग रहा है, इसका मतलब है कि जो भी करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे वो आप बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओ। ये स्पेशली हमने पॉकेट पीडीएफ तैयार की है जल्दी से रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट है बैंकिंग, फाइनेंस एंड द इकोनॉमी सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए खास करके जो कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि स्पेशली इसमें बैंकिंग न्यूज को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट होगा हमारे पास लास्ट सेक्शन कौन सा है, क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ टॉप 100। इसका मतलब टॉप 100 करंट अफेयर उसी महीने के आपको दिए जाएंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर में आप उसको आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं, वो भी बहुत कम दाम पे। इतनी सारी चीजें बहुत ही कम दाम पे आपको मिल रही हैं और उसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। वो आपको कैसे मिलेगा? अगर आप इस कोड को क्या करोगे, यूज करोगे। अगर आप H10 कोड को यूज करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। ये करंट अफेयर आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का 19 दिसंबर का वीडियो, और उसमें हम पहला सेक्शन कौन सा स्टार्ट करेंगे सब बच्चों को पता है जो रेगुलर देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मतलब मैं दो मिनिस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, दोनों ने ज्वाइंटली अनाउंस किया है कि हम एक इवेंट को कंपिटिटिव स्पोर्ट का हिस्सा बनाना चाहते हैं इंडिया का। तो क्योंकि जिस तरह से पता है आपको कि जो आप बी ऑप्शन देख रहे हो ब्रेक डांसिंग, तो ब्रेकिंग जो है वो एक आप कह सकते हो स्पोर्ट एक्टिविटी बना दी गई है क्योंकि उसको पेरिस ओलंपिक्स में ऐड किया गया 2024 में। पहली बार जो है वो ब्रेकिंग एज ए स्पोर्ट जो है, ब्रेक डांसिंग जो है वो ऐड होगी। तो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने कौन सी कहा है? योगासन को। तो आंसर दोस्तों मार्क कर लें, आंसर क्या होगा? योगासन। याद करना है इसको, योग आसन को बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हो किरण रिजिजू जी जो कि हमारे क्या हैं, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज। और मिनिस्टर ऑफ आयुष कौन है? ये भी इंडिपेंडेंट चार्ज, यशोपद नाइक जी। तो याद रखना है श्रीपद यशो नाइक जी। तो आप यहां पे भी देख सकते हो कि इसको नेशनल इंडिविजुअल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप करवाने की योजना है फरवरी 2021 में। लेकिन अभी ये योजना है, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई। जिस हिसाब से अनाउंसमेंट हो जाती है हम आपको उसी टाइम पे इसको कवर करवा देंगे। लेकिन दो तीन चीजें प्लान हो रही हैं कि या तो इसको खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के साथ ऐड कर देते हैं क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में होनी है, तो उसके साथ भी इसको ऐड किया जा सकता है, या फिर इसको अलग से भी करवाया जा सकता है कोई नेशनल इवेंट बना के योगासन का। इसकी फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन जो है वो बढ़ाएगी नेशनल विजिबिलिटी को ताकि लोग फिट इंडिया की तरफ बढ़ें, और जो जनरल वेलनेस है मतलब डेली बेसिस पे जो रूटीन है आपका वो चेंज हो सके, लोगों का अट्रैक्शन जो है वो इस योग की तरफ जो है वो इंक्रीज हो। जैसे मोदी जी ने इंक्रीज करवाया, आपको पता है कि हमने इंटरनेशनल योगा डे जो है वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। किरण रिजिजू जी फिट इंडिया वीक जो है वो स्टार्ट करते हैं, मोदी जी अपना वीडियो बना के अपलोड करते हैं। तो ये सारी चीजें किसको प्रमोट करती हैं? फिट इंडिया को प्रमोट करती हैं। तो योग एसन विल बी इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया, खेलो इंडिया में प्रमोट करेंगे इसको। यूनिवर्सिटी गेम्स होती हैं उसमें भी इसको एज ए स्पोर्ट एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेंगे ताकि ये नेशनल गेम्स का हिस्सा बन सके। क्योंकि हमारा विजन क्या है इसमें? हमारा विजन है कि हम इसको किसका पार्ट बनाएं? ओलंपिक्स का। क्योंकि अभी हमारे अंदर प्रोत्साहन है कि हम इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ब्रेकिंग को लेके गए, ब्रेक डांसिंग को लेके गए, तो इसको भी लेके जा सकते हैं, ये उससे भी अच्छी चीज है।
तो ये आपने याद रखना है। और दो मिनिस्ट्रीज हमारे पास होगी यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। दोनों आपको यहां से आइडिया हो गया कि कौन कौन उसका मिनिस्टर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहां पे देख सकते हो, हु वॉन गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि ये अवार्ड सिर्फ एक कंपनी को नहीं मिला। मैंने यहां पे 4 कंपनीज जरूर लिखी हैं, इनमें से आंसर जो है वो एक नहीं है, इसमें से आंसर 2 हैं जो इन ऑप्शंस में आप देख रहे हो। वैसे कंपनीज बहुत हैं क्योंकि सेक्टर्स बहुत हैं, तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्राइस है। जैसे अगर मैं कहूं स्टील में, स्टील कैटेगरी में किसको मिलेगा? सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर अगर आप देखोगे पावर अप्लायंसेस में किसको मिलेगा, तो वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा बेल को, भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज जो हैं वो बनाई हुई हैं, उसी के हिसाब से जो है वो ये अवार्ड की घोषणा की गई है। तो याद रखें, ये अवार्ड 15 कंपनीज को दिया गया है। तो हम एक कंपनी मतलब उसमें से निकालेंगे जो आपने याद रखनी है। तो सर कैसे याद करें इसको? तो 15 तो याद नहीं रख सकते, तो कितनी कंपनीज याद रखनी है आपने? 3 याद रखनी है। कौन कौन सी? एक स्टील सेक्टर की याद रखेंगे, एक स्टील सेक्टर की याद रखनी है। एक आपने किसकी याद रखनी है? एक आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो एक होगी आपके पास ऑयल प्रोडक्शन। तीसरा हो गया आपके पास पावर इक्विपमेंट। कौन सी हो जाएगी? पावर इक्विपमेंट। तो देखो स्टील से रिलेटेड कौन सी है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड याद रखना है ओएनजीसी, जो कि ऑप्शन के अंदर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आपने याद रखना है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है पावर इक्विपमेंट। एक पावर है, एक पावर इक्विपमेंट है, दो अलग अलग कैटेगरी है। तो याद रखना है ये पावर इक्विपमेंट की मैं बात कर रहा हूं। पावर इक्विपमेंट में किसको मिला है? भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ये तीनों कैटेगरी याद कर ले। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये और भी कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, लेकिन आपने सिर्फ इसी कैटेगरी का याद रख लें, वही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसी कैटेगरी को इंक्लूड किया है। अदरवाइज अगर आप देखोगे कैटेगरीज इसमें और भी हैं, लाइक अगर मैं कहूं गोल्डन पीकॉक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड, वो अलग अलग कंपनीज को मिला है और उसमें तो बहुत ज्यादा कैटेगरीज हैं। इवन अगर आप देखोगे उसमें 25 कंपनीज को यह अवार्ड दिया गया है। तो हम याद नहीं रख पाएंगे इतनी सारी चीजें, तो इसलिए अच्छा है कि हम सिर्फ एनवायरमेंट मैनेजमेंट का याद रख लें। तो आप यहां पे देख सकते हो सेल का यहां पे लगा हुआ आप स्लाइड देख रहे हो, सेल रिसीव्स गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। लेकिन ये इसको कौन सी कैटेगरी के अंदर मिला है? स्टील के अंदर। तो 3 याद रहेंगी, बिल्कुल सर याद रहेंगी, 3 तो हम याद कर लेंगे बिल्कुल। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता लगा, हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली है। चेयरमैन कौन है इसके? श्री अनिल कुमार चौधरी। कौन है सेल के चेयरमैन? श्री अनिल कुमार चौधरी। तो इतनी ही चीजें आपने याद रखनी है, और चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु वॉन बेस्ट फीफाज मेन प्लेयर फॉर 2020? या तो आप ऐसे क्वेश्चन को याद कर सकते हो, या हु वन बेस्ट प्लेयर अवार्ड फॉर इन फीफा अवार्ड्स 2020। मतलब मैं बात कर रहा हूं मेन कैटेगरी की। वुमेन कैटेगरी की मैं अलग से करवाऊंगा, आपको अलग से क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन मेन कैटेगरी का आपने आंसर मुझे बताना है। तो फटाफट वीडियो को पॉज कर लें और मेरे आंसर के साथ मैच करें। आंसर क्या होगा इसका? रॉबर्ट लेवांडस्की। नाम को नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लें, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं फीफा के अवार्ड की बात कर रहा हूं। और यह अवार्ड किसने जीता है? रॉबर्ट लेवांडस्की। तो इसको तो याद रख लेंगे सर, बिल्कुल याद कर लेंगे। और ये कहां के कैप्टन हैं? ये पोलैंड की नेशनल टीम के कैप्टन हैं सर, याद रहेगा। पोलैंड की नेशनल टीम के क्या हैं? कैप्टन है रॉबर्ट लेवांडस्की। तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो सोच रहे होंगे लियोनेल मेसी होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो होगा, या नेइमर होंगे, लेकिन आंसर क्या है? रॉबर्ट लेवांडस्की। तो याद तो रहेगा सर बिल्कुल। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 रॉबर्ट लेवांडस्की। तो याद रखना है इसको। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? फीफा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? ज्यूरिच में है। कहां पे? ज्यूरिच। ज्यूरिच कहां पे? स्विट्जरलैंड। और प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। जियानी इन्फेंटिनो, चाहे ओनली जेनी याद कर लें, आंसर तो हमने स्मार्ट वर्क से ही करना है। और फीफा ने अवार्ड कब से देने स्टार्ट किए? 1991 से। लेकिन याद रखना है वोमेन का मैं अभी करवाऊंगा, ये मैं मेन की बात कर रहा हूं, ठीक है। उन्होंने और भी कैटेगरीज में अवार्ड दिए, लाइक मेन गोलकीपर, वोमेन गोलकीपर, लेकिन हमने मेन और वोमेन प्लेयर याद करना है। बाकी सिर्फ अगर पढ़ना चाहते हो तो साइड से पढ़ सकते हो आप हमारी, लेकिन हम आपके लिए या एग्जामिनर के लिए भी कोई ज्यादा पूछने वाली चीज जो है वो नहीं है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मेटल क्रेडिट कार्ड?
देखो भाई, आप जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हो वो प्लास्टिक का होता है, लेकिन अभी जो है वो फर्स्ट मेटल क्रेडिट कार्ड जो है वो मास्टर कार्ड के साथ इस बैंक ने मिलकर जो है वो लॉन्च किया है। तो क्या आंसर होगा? इंपॉर्टेंट हो गया सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या होगा? इंडसइंड बैंक। याद कर लें कौन से बैंक की बात कर रहा हूं, इंडसइंड बैंक की, क्योंकि इन्होंने मेटल क्रेडिट कार्ड याद करना आपने, मेटल क्रेडिट कार्ड जो है वो क्या किए हैं? लॉन्च किए हैं। तो हमारा कीवर्ड क्या हो गया सर? कीवर्ड हो गया मेटल क्रेडिट कार्ड। तो आप यहां पे देख सकते हो, इंडसइंड बैंक लॉन्च्ड पायनियर हेरिटेज फर्स्ट मेटल क्रेडिट कार्ड। लेकिन ये है किसके लिए? ये उन लोगों के लिए है जिनकी हाई नेटवर्थ जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब जो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं या जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो ये मेटल क्रेडिट कार्ड जो है वो ओन कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सी चीजें जो है वो दी जा रही हैं इस क्रेडिट कार्ड के साथ। लाइक बहुत तरह के इंश्योरेंस जो है वो दिए जा रहे हैं, जैसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लॉन्जेस, वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्ज नहीं देना, कितनी मर्जी बार आप यूज कर सकते हो। एक्सीडेंट कवर मिल रहा है 2.5 करोड़ रुपीस का, और आपको ट्रेवल इंश्योरेंस साथ में मिल रहा है, और साथ ही साथ जो है वो कोई बैगेज कोई बैगेज जो है वो लॉस्ट हो जाता है, उसमें जो है वो आपको इंश्योरेंस मिल रहा है। अलग अलग चीजों में आपको ये इंश्योरेंस जो है वो दिया जा रहा है, और इसमें सेफ्टी भी है। सेफ्टी भी जो है वो साथ में प्रोवाइड की जा रही है, ताकि कोई भी इसको हैक जो है वो ना कर सके। क्योंकि इंडिया में हर साल जो है वो मिलीनियर्स इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिया में पहले से मिलियन मिलीनियर्स हैं, लेकिन हर साल 12 से 13% जो है वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। तो याद रखना है सिर्फ हमारे लिए कीवर्ड कौन सा है? इंडसइंड बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर पहला जो है वो मेटल क्रेडिट कार्ड जो है वो स्टार्ट किया है। लेकिन हमारे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट एक चीज और है, एक तो इंडसइंड बैंक है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मास्टर कार्ड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 101% क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा। आना है ये क्वेश्चन, लिख लें आप इसको, कि आशु सर ने कहा था कि आएगा क्वेश्चन ये। इंडसइंड बैंक के बारे में बता देता हूं पहले थोड़ा सा। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? संपत कथपलिया। याद कर ले, चाहे ओनली याद कर ले। किस तरह से याद करना है? संपत, वैसे नाम सुमंत है, लेकिन आपने संपत करके अगर मतलब थोड़ा सा हेर फेर करके याद करते हो ना, तो उससे याद रहता है। सुमंत कथपालिया, अदरवाइज नाम ऐसा है कि आप याद कर सकते हो आराम से, सुमंत कथपालिया। नेक्स्ट, चेयरमैन याद करने की जरूरत नहीं, 1994 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, हेड ऑफिस मुंबई है। लेकिन टैग लाइन हमने जरूर याद करनी है, वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर। तो आपको याद रहेगा कि मेटल क्रेडिट आ गया तो आपको क्या लगेगा? भाई मैं भी रिच हो गया हूं, तो इसका मतलब वी मेक यू फील रिचर। तो सर याद रहेगा। दूसरा आ गया मास्टर कार्ड। ये क्यों मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन 101% आएगा? इसका एक कारण है, इसका हेडक्वार्टर नहीं पूछेंगे आपसे, न्यूयॉर्क है, लेकिन क्या क्वेश्चन पूछेंगे? इसके सीईओ। क्या पूछेंगे? सीईओ। क्योंकि अभी सीईओ कौन है? अजय बांगा। कौन है? अजय बांगा। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मिशेल मेबेक। लेकिन जनवरी 2021 में प्रेसिडेंट और सीईओ एक ही हो जाएंगे, मतलब अजय बांगा जी चले जाएंगे और प्रेसिडेंट और सीईओ कौन बन जाएगा? मिशेल मेबेक। मतलब सीईओ भी कौन बन जाएगा? मिशेल मेबेक। इसलिए मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ऐड कर लो। तो ये हो गए हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, और हमारा पहला क्वेश्चन रहा वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में ये, What is the name of India's communication satellite which was successfully launched by ISRO's PSLV C50? और PSLV का मतलब आपको पता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में भी मार्क कर सकते हो, इवन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी मार्क कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट में किया क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये ऐसी पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको इसरो ने सिंपल नाम दिया है, और इस सैटेलाइट के बाद से इसरो सिंपल ही नाम दिया करेगा सैटेलाइट्स के, क्योंकि आपको भी दिक्कत होती थी याद करने में, तो इसरो को लगा कि बच्चों को दिक्कत हो रही है याद करने में, तो उन्होंने चेंज कर दिया, है ना। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है, उन्होंने वैसे ही जो है ये एक नया स्टार्ट किया कि हम जो है वो नाम जो है वो जिस तरह की सैटेलाइट होगी उसी तरह का नाम रखा करेंगे। तो इंडिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो किसके साथ मैच करता है नाम? तो फर्स्ट कहा मैंने, तो फर्स्ट तो आएगा ही आएगा। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, तो आंसर क्या आएगा? सीएमएस। सीएम स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन, एस फॉर सैटेलाइट, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट 1। तो आपको होगा सर कितना सिंपल हो गया, इसरो पहले ही कर देता है ऐसे, तो ऐसे हो जाना चाहिए था। इसरो पीएसएलवी C50 लिफ्ट्स ऑफ विद CMS-1 सैटेलाइट। याद रखना है CMS-1 सैटेलाइट जो है वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में है, लेकिन आपके लिए ये काम की चीज नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है CMS-01। ये फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसरो की, और ये न्यू सैटेलाइट नेमिंग स्कीम के अंदर पहली सैटेलाइट है, इसको याद कर लें, क्योंकि अदरवाइज ये पहली सैटेलाइट नहीं है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, पहली सैटेलाइट है नए नामों के अंदर। क्योंकि जिस तरह की सैटेलाइट होगी, लाइक अगर मैं कहूं कि मार्स के लिए कोई सैटेलाइट भेज रहे हैं या कोई रॉकेट भेज रहे हैं, तो उसके
उसके हिसाब से ही नाम रखा जाएगा। तो जैसे इसके पता लग जाता है कि फिर ये कम्युनिकेशन है। और ये कहां से अगर आप देखोगे क्या करेगा, ये टेलीकॉम सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा जो आज हम यूज कर रहे हैं पूरे इंडिया में और अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप आइलैंड्स में। क्योंकि पहले हम जो यूज कर रहे थे वो जी सैट मतलब जियो सैटेलाइट था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थे, वो 12 नंबर का था, लेकिन उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। अब नया लॉन्च किया गया तो 7 ईयर्स अब इसकी वैलिडिटी है। और ये 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये 77th लॉन्च था कहां से, श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट। कहां पे है ये श्रीहरिकोटा, ये है आंध्र प्रदेश में। कहां पे मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश में। तो याद रखेंगे सर बिल्कुल। और इसरो यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं हर रोज ही इसरो के बारे में कुछ ना कुछ करवाता हूं, तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा आप सबको। इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसरो के हेड कौन है, के सिवान। तो याद रखना है के सिवान। बिल्कुल सर, याद रहेंगी ये चीजें तो सर बहुत इंपॉर्टेंट थी और हमें याद भी हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपनी पार्टनर विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई की बात कर रहा हूं, टू इनेबल बायर्स टू मेक क्विक रिस्पॉन्स बेस्ड डिजिटल पेमेंट। मतलब आप क्यूआर कोड जो क्विक रिस्पॉन्स कोड है, तो उससे डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपको पता है क्यूआर कोड के लिए ही ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया ग्लोबल टीचर अवार्ड, रंजीत दिनसाले, है ना, याद रहेगा। तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्यूआर कोड से दो चीजें अब याद रखनी है। एक, क्यूआर कोड से पेमेंट भी कर सकते हो। घर में आप कोई सामान ऑर्डर करो और सामान आएगा घर पे, तो आपने क्या करना है, क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देनी है। कितना आसान हो गया। ये किसने स्टार्ट किया है, किसके साथ मिलकर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्टार्ट किया है। और ये कंपनी कौन सी है, स्नैपडील। याद रहेगा सर कौन सी कंपनी है, स्नैपडील। कोई भी आंसर अगर जानना हो तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख लें, क्योंकि मैं आंसर साथ ही साथ बता देता हूं कई बार, तो वीडियो को पॉज करके आप मैच कर लिया करें आंसर। तो यहां पे देख सकते हैं स्नैपडील और एनपीसीआई ज्वाइन हैंड्स फॉर डोर स्टेप डिजिटल पेमेंट ऑनलाइन डिलीवरी। मतलब डिलीवरी के टाइम पे आप इसको स्कैन कर सकते हो। खास करके जो नए कस्टमर है या पहली बार यूज करें तो उनको डर होता है कि अगर भाई यूज करेंगे, नई साइट है तो अगर यूज करें कहीं पैसा चला ना जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, परचेज के टाइम पे से क्यूआर को सिलेक्ट करके जो है वो घर पे ही पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन, जरूर नहीं स्नैपडील की एप्लीकेशन पे करना है, किसी भी ऐप पे, लाइक बीम है, गूगल पे है, व्हाट्सएप है, किसी भी ऐप पे आप इसको यूज कर सकते हो। स्नैपडील ने ये पार्टनरशिप की है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि इसको जो है वो बेहतर बनाया जा सके। स्नैपडील बायर्स, और एक बात याद कर लें कि ये सब तरह के बैंक्स के लिए जो है वो उपलब्ध है। मतलब चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक है, सबके लिए फीचर जो है वो क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है। तो हमारे लिए इसमें कीवर्ड्स क्या रहे, क्विक रिस्पॉन्स कोड रहा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, याद करना है एमडी और सीईओ कौन है, दिलीप असबे। ये तो याद रहेगा सर बिल्कुल, दिलीप असबे, याद कर लें इसको, इंपॉर्टेंट है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है, दिलीप असबे। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप याद करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इनॉग्रेटेड द 12th ग्रीहा मतलब ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट 2020। तो वैसे तो इसकी कोई ना कोई जगह होती है कि कहीं ना कहीं आयोजित होता है, लेकिन वर्चुअली हुआ कोविड-19 के कारण, तो जगह तो याद नहीं करनी। इस बार आपका बर्डन बहुत कम हो गया कोविड-19 के कारण, क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स आपने याद करनी होती थी कि ये कहां पे हुई है, वो हुई नहीं, इस बार वर्चुअली हुई है सारी की सारी। तो 12th ग्रीहा समिट जो है वो 2020 की किसने जो है वो इनॉग्रेट की है, वो इनॉग्रेट की है। वीडियो को पॉज करके आंसर को मैच करें मेरे साथ। आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा वेंकैया नायडू। आंसर क्या होगा, वेंकैया नायडू। तो ग्रीन बिल्डर्स मूवमेंट जो कि ग्रीहा समिट है 12th, वो श्री वेंकैया नायडू जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद कर ले, तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। क्या है ये ग्रीहा समिट, इसमें ग्रीन बिल्डिंग्स को जो है वो प्रमोट किया जाता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों को प्रमोट किया जाता है, और ये उसी की रेटिंग करते हैं। वेंकैया नायडू वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 12th ग्रीहा समिट 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रीहा काउंसिल हैदराबाद तेलंगाना। ऐसा नहीं है कि ग्रीहा का हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में है, बेसिकली इसकी एक काउंसिल बनी हुई है जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, लेकिन अदरवाइज इसका हेडक्वार्टर जो है वो वहां पे नहीं है। हेडक्वार्टर कहां पे है सर फिर ग्रीहा का दोस्तों जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली ही है, न्यू दिल्ली, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, अजय माथुर। लेकिन बहुत सी चीजें एग्जामिनर के पास पूछने के लिए वो आपको ग्रीहा का नहीं पूछेगा। आपने याद क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में खास क्या है, थीम याद रखना है।
रीजुविनेटिंग रेजिलियंट हैबिटेट, मतलब जहां पे लोग रह रहे हैं, जहां पे अलग अलग तरह की चीजें रह रही हैं, तो वहां पे जो है उसको रीजुविनेट करना है, हमने नई सांस उसको प्रोवाइड करनी है। वो कैसे देंगे? इन्वायरमेंट के साथ, कि रह भी सको, इन्वायरमेंट भी खराब ना हो। ये इसका मेन इनिशिएटिव है। कौन सी जो चीजें हैं इनके साथ जुड़ी हैं? एक तो टेरी डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली वो जुड़ा हुआ है। एक मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और जो वेंकैया नायडू जो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएं ताकि आप सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो कर सके ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स हैं, उनको आप ऑनलाइन ही क्लियर कर दिया करें, क्योंकि उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, उसमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो आपने याद क्या करना है यहाँ पे? गृह समिट का थीम, और गृह जब थीम याद करोगे तो गृह अपने आप ही सामने आ जाएगा। तो किसने लॉन्च किया है? वेंकैया नायडू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडी ग्रिड collaborates with which company for digital transformation of critical power infrastructure। अब देखो, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नई टेक्नोलॉजी लेके आने की कोशिश हो रही है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, मतलब नए टूल्स करना चाहते हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स। तो ये सारी चीजें अगर इसके अंदर कर देंगे तो जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव हो सकता है। हम कहीं पे भी बैठ के उसको ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी को इंप्रूव करने के लिए इंडीग्रिड कोलैबोरेट कर रहा है किसके साथ? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ। वीडियो को पॉज करके आंसर को देखना था आपने। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन याद करना है, हर क्वेश्चन को सुनने के बाद वीडियो को पॉज करना है, फिर आंसर जो है वो चेक करना है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आप यहां पे देख सकते हो, इंडीग्रिड टाइज अप विद आईबीएम फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। बस कीवर्ड याद करने, स्मार्ट स्टूडेंट्स कीवर्ड याद करेंगे, क्रिटिकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी इंडीग्रिड, और साथ में कौन सी है? आईबीएम। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है हमारे लिए? आईबीएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पे देख सकते हो, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट या इंडीग्रिड कह लें उसको, या आईबीएम एंटर्स विद मल्टी ईयर कोलैबोरेशन एग्रीमेंट फॉर बिल्डिंग एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म दैट इज इनेबल्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं। सिंपल है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनेबल्स इंडीग्रिड टू मैनेज एंड मेंटेन द मल्टी कंपोनेंट एसेट एफिशिएंटली एंड लेवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिटेक्ट अबनॉर्मलिटीज एट स्केल। तो एक ही जगह पे बैठ के आप देख सकते हो कि कहां पे किस तरह की प्रॉब्लम है। फिजिकल काम जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें भी क्या ले आए हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए हो। हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चली गई है, जीवन सुखद होता जा रहा है और आप इंजॉय कर रहे हो इसको। लेकिन किसी ना किसी हद तक ही ये सही है। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है आपके लिए भी, आपने भी इस बात को समझ लेना है ध्यान से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क किया हुआ है हमने, न्यू नेम ऑफ जवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रिसेंटली जवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम जो है वो घोषित किया गया है। हमारे जो बहुत ही प्यारे चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है और इसका लोगो भी जो है वो बता दिया है कि इस तरह का लोगो होगा। और बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट जो है वो बन रहा है, बहुत ही बड़ी लागत से बनाया जा रहा है। और इसका नया नाम क्या होगा? वीडियो को पॉज करके देखें, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। याद कर लेना, क्योंकि जवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन ही नोएडा में है, तो दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा गया? नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो आप यहां पे देख सकते हो, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अप्रूव कर दिया है। और यहां पे देख सकते हो, उसका लोगो दिखाता हूं पहले आपको। ये ऐसा डिजाइन होगा एयरपोर्ट का, जो कि बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइक लंदन हो गया, हिथ्रो एयरपोर्ट हो गया, तो उनसे मिलता है ये। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये देखो आप, यहां पे आपको एक बर्ड दिखेगा। कौन सा बर्ड है? ये स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड है, सॉरी। तो कौन सा है? इमेज ऑफ सारस आप यहां पे देख सकते हो, जिसको स्टॉर्क भी कहा जाता है। तो इसको याद कर लें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लोगो, इमेज ऑफ सारस, द स्टेट बर्ड। नाम क्या होगा? नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। और डिजाइन जो है वो लंदन, मॉस्को और मिलान से जो है वो मिलता जुलता होगा। तो ये याद कर लें, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। यहां पे आपको मिल जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व, सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में से एक है दुधवा टाइगर रिजर्व। कहां पे है? यूपी। याद कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लान्ड ए म्यूजियम फॉर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन विच स्टेट? किस स्टेट में सुभाष चंद्र बोस जी का जो म्यूजियम है वो प्लान किया गया है? तो आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस जी का म्यूजियम प्लान किया गया है, क्योंकि 2022 में
125th एनिवर्सरी जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी की मनाई जाएगी। रिसेंटली उन्होंने एक ब्रिज का नाम जो है वो जय हिंद ब्रिज रखा है, क्योंकि जय हिंद स्लोगन जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो अभी जो है वो एक म्यूजियम भी प्लान हो रहा है कलकत्ता के अंदर, जो है वो इसको स्टार्ट किया जाएगा या बनाया जाएगा। तो 2020 में 125th एनिवर्सरी है, याद रखना है सुभाष चंद्र बोस जी की। तो आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आंसर होगा। तो याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मिल जाएगा जल्दापाड़ा, यहाँ पे मिल जाएगा गोरुमारा नेशनल पार्क, यहाँ पे मिल जाएगा महानंदा नेशनल पार्क, यहाँ पे मिल जाएगा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, आपको बहुत ही फेमस। जल्दापाड़ा, गोरुमारा, महानंदा, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व आउट ऑफ 18, वन ऑफ द इन वेस्ट बंगाल। रिमेंबर these are very important things. Move to next question guys, and it is our next section, basically important questions। और यहाँ पे रहा पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे जो है वो किस दिन एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करके देखें। वीडियो आंसर क्या होगा? 18th ऑफ दिसंबर। तो आंसर को मार्क कर लें, 18th ऑफ दिसंबर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेज में से एक है, इंपॉर्टेंट लिखा है हमने, वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट साथ में क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसका थीम भी जो है वो क्या होगा? वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे। तो बाय डिफॉल्ट दिन तो इसलिए मनाया जाता है ताकि अरेबिक लैंग्वेज को, या आप कह सकते हो कि जो लैंग्वेज है अरेबिक, उसको हम और तरह से डेवलप कर सकें और इसके हिस्ट्री और कल्चर के बारे में लोगों को अवेयर कर सकें। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है इसका जो थीम है। तो आप देखो थीम क्या है? अरेबिक लैंग्वेज अकेडमिक्स, नेसेसिटी और लग्जरी। जो अकेडमिक लैंग्वेज अकेडमीज बनाई हुई हैं, लाइक अरेबिक लैंग्वेज अकेडमीज जो बनाई हुई हैं, वो ज़रूरत है या सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बनाई हुई है, सिर्फ लग्जरी है? तो वहाँ पे आप पैसा लेते हो और काम कुछ करते नहीं हो, तो सिर्फ लग्जरी के लिए बनाया हुआ है। तो भाई नेसेसिटी के लिए उसको यूज़ करना है, लग्जरी के लिए यूज़ नहीं करना। तो इससे आप थीम जो है वो याद रख पाओगे। तो 18th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? यूनेस्को। कौन सी याद रखेंगे हम? सर हम याद रखेंगे यूनेस्को। यूनेस्को का मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कौन है इसके डायरेक्टर जनरल? हर बार बताता हूं मैं, डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? सर पेरिस में है। हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और वो भी एक दिन है। कौन सा दिन है? माइनॉरिटीज राइट डे। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में नहीं, ये सिर्फ इंडिया लेवल पे मनाया जाता है, हम इंडिया में मनाते हैं इसको। माइनॉरिटीज राइट डे 2020 एनुअली सेलिब्रेटेड। किस दिन इसको सेलिब्रेट किया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क करना है, क्योंकि माइनॉरिटीज की बात हो रही है तो अपने आप ही ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा अगेन 18th ऑफ दिसंबर। तो याद रखना है जिस दिन अरेबिक लैंग्वेज डे मनाया जाता है उसी दिन जो है वो माइनॉरिटीज राइट डे भी जो है वो मनाया जाता है। कैसे याद करेंगे? याद करना है कि इंडिया में अरेबिक लैंग्वेज कम बोली जाती है, तो लैंग्वेज कम बोलने वाले या पॉपुलेशन कम होने वाले को हम माइनॉरिटी कहते हैं, तो उसी दिन माइनॉरिटी डे भी जो है वो मनाया जाता है। तो याद करना है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। और ये कौन सा कमीशन इंपॉर्टेंट है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है वो कहां पे बना हुआ है? न्यू दिल्ली। और इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है? श्री आतिफ रशीद। नाम को याद कर लें, श्री आतिफ रशीद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के वाइस चेयरपर्सन है। तो इसको याद करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और यहां पे आप देख भी सकते हो माइनॉरिटीज राइट डे 18th ऑफ दिसंबर 2020। मैंने आपको बता दिया किस तरह से याद करना है, क्यों मनाया जाता है। वो सिंपल है कि राइट्स या माइनॉरिटीज की जो प्रॉब्लम है उनको हमने सॉल्व करना है, राइट्स प्रोवाइड करने हैं उनको, या उनकी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको क्या करना है? खत्म करना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एक बहुत ही यंग प्लेयर ने जो है वो रिटायरमेंट ले ली है। पाकिस्तान के बहुत ही फेमस फास्ट बॉलर, अच्छे बैट्समैन भी हैं, मोहम्मद आमिर अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। बहुत ही यंग एज में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, जबकि इंडिया में इतनी एज में जो है वो आप करियर स्टार्ट करते हो। 28 की एज में उन्होंने क्या ले ली है? रिटायरमेंट ले ली है। बहुत ही अच्छे बॉलर थे, बैट्समैन भी अच्छे थे, लेकिन इन्होंने जो है वो रिटायरमेंट घोषित कर दी है। 2019 में ऑलरेडी टेस्ट से ले चुके थे, लेकिन अभी इन्होंने सारे फॉर्मेट से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से ले चुके हैं ये संन्यास। तो नाम याद करना है, मोहम्मद आमिर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आता है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह से कोविड-19 चल रहा है तो माइग्रेशन तो ऑलमोस्ट जीरो ही हो गई है, लेकिन फिर भी इसको मनाया गया ताकि हम दोबारा से जो है वो क्या कर सके? ह्यूमन मोबिलिटी, मतलब ह्यूमन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर सके। इसलिए इसका थीम क्या रखा गया है? थीम रखा गया है री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी, कि दोबारा से हम एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट करें। तो सिंपल याद तो रहेगा सर? बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल अफेयर, और ये किस दिन मनाया जाता है? 18 दिसंबर। याद करना, फिर से 18 दिसंबर।
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर लॉन्चेस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से लिया गया डिसीजन है कि जो इकोनॉमिक जो डिप्लोमेसी वेबसाइट है वो बेसिकली लॉन्च की गई है, एस जयशंकर जी के द्वारा लॉन्च की गई है। क्यों लॉन्च की गई उसके पीछे एक कारण है कि जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो वहीं पे देख सकते हैं कि मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं और सरकार किस तरह से कौन कौन सी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रही है जिसको बाहर की जो कम्युनिटी है वो यूज कर सकती है इन्वेस्ट करने में, इस इंफॉर्मेशन को वो यूज कर सकते हैं इन्वेस्ट करने में। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, इंडिया इंडोनेशिया होल्ड द 4th बाइलेटरल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन ड्रग कंट्रोल कॉपरेशन वर्चुअली। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का एक एमओयू साइन हुआ है या एमओयू कह लो या ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया है इंडोनेशिया के साथ ताकि हम ड्रग कंट्रोल कॉपरेशन कर सकें, ताकि ड्रग को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकें। बस आपने इतनी चीज याद रखनी है, लेकिन कंट्री हमारे यहां पे इंपॉर्टेंट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो, पूछ सकते हैं। कैपिटल जकार्ता है। करेंसी कौन सी है? रुपया, याद रखना है रुपया, इंडोनेशियन रुपया। और यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो याद रखेंगे हेडक्वार्टर तो दिल्ली होगा, लेकिन डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अस्थाना। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया प्लेस टू कंट्रीब्यूट $1 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 7.5 करोड़, ऑलमोस्ट 7.35 करोड़ एग्जैक्ट, टू वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी साइंटिफिक रिसर्च बजट। मतलब यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये एजेंसी का नाम क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्यों दे रहे हैं हम 7.35 करोड़ रुपीस? कई और काम के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे? ताकि इस पैसे को यूज किया जा सके एंटी डोपिंग टेस्टिंग और डिटेक्शन मेथड्स को और इंप्रूव करने के लिए, मतलब उसमें रिसर्च करने के लिए। तो याद रखना है। और यहां पे एजेंसी जो इंपॉर्टेंट है उसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो गया। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पे? मॉन्ट्रियल कनाडा। कहां पे? मॉन्ट्रियल कनाडा। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट, 12th मीटिंग ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड वर्चुअली। किसके लिए हुई है ये मीटिंग? टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए दोनों कंट्रीज में, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ये टाई अप हुआ है। तो ड्रग कंट्रोल के लिए इंडोनेशिया और टेररिज्म के लिए जो है काउंटर टेररिज्म के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। करेंसी तो सबको पता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कैपिटल कैनबरा। प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट जॉन मॉरिसन, स्कॉट जॉन मॉरिसन, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, 3rd मीटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ शिपिंग बिटवीन इंडिया डेनमार्क हेल्ड वर्चुअली, ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को और भी इंप्रूव कर सकें। तो उसको इंप्रूव करने के लिए हमने ये किसके साथ टाई अप किया है, मतलब किसके साथ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है शिपिंग के लिए स्पेशली? वो है डेनमार्क। तो याद करना है। और इंडियन साइड ने प्रपोज भी किया है कि एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क जो है वो ग्लोबल पार्टनर बने इंडिया के मैरीटाइम नॉलेज के लिए। लेकिन अभी ये अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन ये हो जाएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इंडिया ने इन्विटेशन दिया, तो बाय डिफॉल्ट डेनमार्क एक्सेप्ट करेगा ही करेगा इसको। तो हमारे लिए यहां पे दोस्तों कंट्री कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाती है? डेनमार्क। तो आपने याद रखना है शिपिंग के लिए हमने डेनमार्क के साथ टाई अप जो है वो किया, उनके साथ बातचीत की है। तो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, याद रखेंगे। कोपेनहेगन जो है वो कैपिटल है। करेंसी जो है वो दानिश क्रोन है, KRONE, दानिश क्रोन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन, मेटे फ्रेडरिक्सन, याद रखेंगे। बिल्कुल सर, याद रहेगा। तो बढ़ते हैं हमारे 18 दिसंबर के क्वेश्चन के आंसर के ओर, क्योंकि 18 दिसंबर को एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर जो है वो क्या होगा अब हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन था कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स किसको कहा जाता है, या फाइबर ऑप्टिक्स 1956 जो टर्म जो है वो उन्होंने क्वाइन की थी, वो किसने की थी? तो नाम याद कर लें, नरिंदर सिंह कपानी ने जो है वो इसको क्वाइन किया था। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, NS कपानी। तो इस ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। NS कपानी। और ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं, खास करके जो दौर था 1990s का उसमें बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। इवन आपको शायद एक मैगजीन के बारे में पता होगा, फॉर्चून्स बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री। तो उसमें 7 अनसंग हीरोज का उन्होंने एक इशू निकाला था 1999 में, उसमें ये भी शामिल थे। क्योंकि ये जो है वो इंडियन बॉर्न है लेकिन अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, तो इसलिए इनका नाम जो है वो आपने याद रखना है। तो इनका 1927 में जन्म हुआ था पंजाब के अंदर। तो नाम याद रखना है, नरिंदर सिंह कपानी। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन ऑफ द डे, 19 दिसंबर का क्वेश्चन, जिसका आंसर जो है वो मैं 20 और 21 की जो वीडियो इकट्ठी बनाऊंगा, मंडे को आएगी जो, तो उसमें मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है, हु वन बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर बाय फीफा अवार्ड 2020? क्योंकि मैं आपको मेल का बता चुका हूं, मेल का मैं आपको बता चुका हूं। क्या नाम था मेल का? हाँ जी, फटाफट बता सकते हो आप लोग, क्या नाम था? नाम था रॉबर्ट लेवांडस्की।
पता लग गया वो तो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बेस्ट वुमेन प्लेयर फीफा अवार्ड्स की। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जब ये वीडियो चल रहा होगा तो उसमें आप जो है वो वीडियो के अंदर जो है वो आंसर ना बताएं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं बाद में कमेंट बॉक्स में रीड कर सकूं आंसर्स को। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मुझे ये भी पता लगता है उससे कि आप लोग सही आंसर कर रहे हो या फिर कितने बच्चे रेगुलर हैं जो वीडियो को देख रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो गाइस, यहां पे ये वीडियो जो है वो ओवर होता है। 19 दिसंबर के हमने बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं, और आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको पसंद लगा, और सुजेशन है वो दे सकते हैं, मैं कमेंट सबके पढ़ता हूं, अच्छे सुजेशन भी बुरे सुजेशन भी, अच्छों को मैं अप्लाई कर देता हूं। तो 700 प्लस लाइक्स हमें चाहिए, बस इतना काम आपने करना है। बेल बटन को प्रेस कर दें, ये आपके लिए है, ताकि आपको वीडियो जो है सही टाइम पे जब आए अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है वो वीडियोस मिलते रहेंगे। और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, क्योंकि 90% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो हमारे ही करंट अफेयर से जो है वो कवर होते हैं। हमारी वीडियोस और पीडीएफ को कंबाइन करके आप उसको कवर कर सकते हो। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, हमें और सपोर्ट चाहिए आपसे, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। और सबसे अच्छी चीज है कि खुश रहें, खुश रहोगे तो ही एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सकता है। खुश रहना बहुत जरूरी है, इतना सीरियस ना लें लाइफ को, खुश रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।